हेलो एवरीवन, दिस इज महक पंजवानी फ्रॉम कोर एकेडमी। आज हम लोग न्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहे हैं। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं प्रोबेबली दे नो ऑलरेडी कि आप कोर एकेडमी के वीडियोस देख रहे हो। इसके पहले हमने सेल ऑर्गेनेल डिस्कस किए हैं। अगर आपको उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। न्यूक्लियस को सबसे पहले डिस्क्राइब किया गया था रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा 1831 में एज अ सेल ऑर्गेनेल इन ऑर्किड रूट सेल। ऑर्किड प्लांट के रूट सेल में डिस्क्राइब किया गया था इसको। लेटर ऑन क्रोमैटिन का डिस्कवरी किया गया था। फ्लेमिंग ही डिस्कवर्ड क्रोमैटिन एंड क्रोमैटिन डेंसली स्टेन्ड मटेरियल के तौर पे उसने उसे समझाया था। डेंसली स्टेन्ड मटेरियल जो अच्छे से गाढ़ा रंग पकड़ लेता है। सो एज अ डेंसली स्टेन्ड मटेरियल स्टेन्ड बाय बेसिक डाई। बेसिक डाई कोई भी बेसिक नेचर की जो डाई यूज करेंगे तो इसका जो है कलर जो है वो ऑब्जर्व किया गया था माइक्रोस्कोप में बड़े क्लियरली। So this was explained. Chromatin was explained. न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है। इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड। इट इज डेंस प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी। हैमरलिंग का एक्सपेरिमेंट है। हैमरलिंग एक्सपेरिमेंटेड ऑन एसिटाबुलेरिया। एसिटाबुलेरिया which is a unicellular alga. उन्होंने दो जीनस लिए थे, सॉरी दो स्पीशीज ली थी एसिटाबुलेरिया की, जिसमें उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। और आफ्टर दिस ही प्रूव्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूक्लियस एज ब्रेन in control of heredity, growth and metabolism. न्यूक्लियस क्या काम करता है? हेरिडिटी में रिस्पॉन्सिबल है, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मेटाबॉलिज्म के मतलब कि बेसिकली इसको कंट्रोलर ऑफ सेल कह सकते हो आप। और ये चीज कह सकते हो आज की डेट पे क्योंकि एसिटाबुलेरिया पर ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था बाय हैमरलिंग। दिस एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड। लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं? इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड, मींस देयर इज आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड देयर इज अ इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। दोनों के बीच की जो स्पेस होती है उसे पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। दैट इज नोन एज पेरी न्यूक्लियर स्पेस। इनके बीच में कुछ जगह छोटी होती है जिसे न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। एंड न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स इज हेल्पफुल for exchange of substances between nucleus and cytoplasm. न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में अगर मटेरियल का एक्सचेंज करना है तो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म which is well separated from cytoplasm. Okay, तो यहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट है। देयर इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैरियोथीका कहलाती है। इनर वाली को कहा जाता है एंडोकैरियोथीका, आउटर वाली को कहा जाता है एक्टोकैरियोथीका। The other term for nucleus is carrion. The other name for nucleus is carrion. And इसीलिए न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है कैरियोथीका। एंडोकैरियोथीका और इनर मेम्ब्रेन एक्टोकैरियोथीका और आउटर मेम्ब्रेन मिला के इन्हें कहा जाता है कैरियोथीका। Nucleoplasm is the matrix of nucleus. मेन चीज जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है दैट इज डीएनए विच इज प्रेजेंट एज क्रोमैटिन। डीएनए इज प्रेजेंट एज क्रोमैटिन। एक और खास चीज, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कई बार एक्सटेंड होके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
के तौर पर, मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज समटाइम्स प्रेजेंट इन कंटिन्यूएशन टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कंटिन्यूएशन में प्रेजेंट होता है। सो डीएनए जो है वो है क्रोमैटिन के तौर पर प्रेजेंट होता है। क्रोमैटिन मतलब कुछ इस तरीके से डीएनए फोल्डेड अपीयरेंस में दिखाई देगा। क्रोमैटिन दो प्रकार का होता है, हेटेरोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन। जैसे ड्रॉ में हमें दिखाई दे रहा है हेटेरोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन में क्या डिफरेंस है? यूक्रोमैटिन जो है वो सेंटर की तरफ प्रेजेंट होता है, वहीं हेटेरोक्रोमैटिन जो है वो पेरिफेरल है, इट इज मोर पेरिफेरल। मेन फंक्शनल वाला क्रोमैटिन होता है यूक्रोमैटिन। सो यूक्रोमैटिन के बारे में लिख देते हैं, इट इज इजी, वेट अ मिनट, it is easy replicating and it is more active यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, more active genetically, less और lightly stained। जब आप कलर करोगे तो ये कम कलर पकड़ता है because it is less dense। यूक्रोमैटिन की बात कर रहे हैं, it is the diffused part, ज्यादा फैला हुआ आपको दिखाई देगा, and it is present in the center of the nucleus। हेटेरोक्रोमैटिन पेरिफेरल होता है, it is late replicating और काम का एक्चुअल में देखा जाए, रेट रेप्लिकेटिंग, काम का देखा जाए तो यूक्रोमैटिन जो है वो मेन फंक्शन परफॉर्म करता है। हेटेरोक्रोमैटिन की एक और बात बता दूं, नॉन ट्रांसक्राइबिंग, मतलब देखो डीएनए का काम क्या होता है, डीएनए का काम होता है आरएनए बनाना और आरएनए से प्रोटीन बनाना, ये डीएनए का फंक्शन है। डीएनए से आरएनए बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो यूक्रोमैटिन में ट्रांसक्रिप्शन होता है लेकिन हेटेरोक्रोमैटिन में ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है, इसीलिए इसे नॉन ट्रांसक्राइबिंग क्रोमैटिन कहा जाता है। ठीक है, इसमें लेट रेप्लिकेटिंग होता है ये, इट इज डेंसली स्टेन्ड because it is dense in appearance and it is more concentrated and less diffuse, which is present in the periphery of the nucleus। हेटेरोक्रोमैटिन क्या हमेशा से ही लेट रेप्लिकेटिंग होता है? नहीं, हेटेरोक्रोमैटिन दो प्रकार का है। Now this is also very important। एक होता है फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमैटिन and the other is constitutive heterochromatin। फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमैटिन नाम से समझ में आ रहा है सुविधा अनुसार। कहने का मतलब ये है कि हेटेरोक्रोमैटिन जब क्रोमैटिन बन रहा था तभी उसने क्या बन गया, वो हेटेरोक्रोमैटिन बन गया, तो वो कहलाता है कॉन्स्टिट्यूटिव। इट वाज नेवर एक्टिव, इट हैज नेवर बीन एक्टिव। फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमैटिन का मतलब है ये एक समय पे एक्टिव था, इट वाज फंक्शनल वंस for a long time, but later has turned inactive, so that is facultative heterochromatin। इसका एग्जाम्पल है बार बॉडी। बार बॉडी किसे कहते हैं? ह्यूमन फीमेल में क्रोमोसोम होते हैं 23 पेयर, जिसे आप 22 प्लस XX लिख सकते हो। इसमें से ये वाला X जो होता है ये यूक्रोमैटिन का हिस्सा बनाता है, मतलब हमेशा काम करता है। पर वहीं 2X की जरूरत नहीं है, एक X भी वो सारे काम कर लेगा।
जितने भी जरूरत है, एक एक्स में जो भी जीन प्रेजेंट है वो सफिशिएंट है काम करने के लिए। तो दूसरा वाला एक्स बैठ के देख रहा है, पहले काम कर रहा होता है, यानी कि इट वाज फंक्शनल वंस फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट लेटर बाद में वो क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है कि अब ये काम नहीं करेगा। सो दैट इज वन एग्जांपल ऑफ फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमैटिन और बार बॉडी। तो मेल में बार बॉडी प्रेजेंट है क्या? मेल में क्रोमोसोम कैसे मिलते हैं? 22 प्लस एक्स वाई। 2x दिख रहे हैं क्या? नहीं, 2x नहीं है, मतलब कि इसमें बार बॉडी नहीं है। बात को समझिए, मेल में x और y दोनों काम कर रहे होते हैं, y डोमिनेट करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि x वाला जो है वो बार बॉडी बन जाए, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। बात को समझिएगा, ऐसा नहीं होगा। फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमैटिन क्या है? ह्यूमन फीमेल में मिलता है। जब 2x होते हैं तो एक x बार बॉडी बन जाता है, और ये बार बॉडी बन के कैसे पड़ा रहता है? देखो, दिस इज द सेल, दिस इज द न्यूक्लियस, है ना? तो न्यूक्लियस के सरफेस पर कुछ इस तरीके से ये जाके डेंसली स्टेन्ड बॉडी बन के बैठा रहता है, बार बॉडी। मैं ऐसे क्यों बता रही हूँ? मैं ऐसे इसलिए बता रही हूँ, जब आपने मान लो किसी क्राइम सीन पे गए, आपने मतलब फोरेंसिक में एनालिसिस की बात कर रही हूँ, क्राइम सीन पर गए और हमें कुछ सैंपल मिला, जिससे हमने क्या किया, उस पर्सन का डीएनए एनालिसिस या सेल एनालिसिस कर रहे हैं। हम देख रहे हैं माइक्रोस्कोप में, और हमें जितने सेल्स दिख रहे हैं वो सब सेल के सरफेस पे बार बॉडी दिखाई दे रही है, बहुत क्लियरली माइक्रोस्कोप से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये तुरंत पहचान लेंगे कि वो जो पर्सन था, किलर है या वट एवर, जो भी क्राइम सीन बोल रही हूँ मैं, तो शायद किलर होगा। तो दैट पर्सन इज अ फीमेल, बार बॉडी आइडेंटिफाई कर सकती है कि दैट पर्सन इज अ फीमेल। इज इट क्लियर? सो दिस इज अबाउट द क्रोमैटिन। क्रोमैटिन के बारे में मैं यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में आपको बता रही हूँ, एक मिनट। क्रोमैटिन क्या है? क्रोमैटिन इज द डेंसली स्टेन्ड पार्ट प्रेजेंट इन इंटरफेज न्यूक्लियस। किस में मिलता है? न्यूक्लियस में मिलता है। वो भी न्यूक्लियस में तब जब वो डिवाइड नहीं कर रहा हो। जब न्यूक्लियस डिवाइड नहीं कर रहा होता है तब उसे कहते हैं इंटरफेज न्यूक्लियस। सो दैट इज नोन एज नॉन डिवाइडिंग न्यूक्लियस और इंटरफेज न्यूक्लियस। ठीक है, इट इज द डेंसली स्टेन्ड पार्ट। द टर्म वाज गिवन बाय फ्लेमिंग। इसमें बेसिकली सारी की सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। इट कंटेन्स ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है, दैट इज डीएनए प्रेजेंट है। जब सेल डिवाइड करेगा तो क्रोमैटिन अपना स्वरूप बदल देता है। कैसे बदल देता है? व्हेन सेल डिवाइड्स, क्रोमैटिन क्या करेगा? क्रोमैटिन स्टार्ट्स टू कंडेंस एंड फॉर्म क्रोमोसोम। क्रोमैटिन स्टार्ट्स टू कंडेंस एंड फॉर्म क्रोमोसोम। क्रोमैटिन में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है? डीएनए प्रेजेंट है, आरएनए प्रेजेंट है। कितना परसेंट डीएनए प्रेजेंट है? अबाउट 31% है डीएनए, अबाउट 2 to 5% प्रेजेंट है आरएनए। उसके अलावा इसमें हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं 36%, एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है अबाउट 28%। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है अबाउट क्रोमैटिन। इट कंटेन्स डीएनए। हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं, ठीक है, और ये दोनों न्यूक्लिक एसिड है, आपको ये चीज मालूम है। क्रोमैटिन में डीएनए है, आरएनए है, हिस्टोन है, नॉन हिस्टोन है। इज इट क्लियर? क्रोमैटिन का नाम किसने दिया? फ्लेमिंग ने दिया। क्रोमैटिन बहुत जल्दी रंग पकड़ लेता है, डेंसली स्टेन बॉडी होती है, लेकिन रंग पकड़ने के समय आपको पता चलता है कि एक जो है वो बहुत ज्यादा डेंस कलर बस पकड़ रहा है और काम नहीं कर रहा है, तो वो है हेटेरोक्रोमैटिन। और एक जो है वो लाइटली स्टेन हो रहा है, डेंस कम होता है, मतलब कि घना जो है वो कम होता है ना। एंड इट इज मोर एक्टिव जेनेटिकली, रेप्लिकेशन भी फास्ट करेगा, अर्ली रेप्लिकेट करता है। इजी, सॉरी, इसको करेक्ट करेंगे, अर्ली रेप्लिकेटिंग है वो, अर्ली रेप्लिकेटिंग है। और हेटेरोक्रोमैटिन में ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। Getting back, when cell divides, the chromatin condense to form chromosome. क्रोमोसोम के बारे में बात करते हैं। क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी जो है वो की गई थी, डिस्कवर्ड बाय हॉफमिस्टर। इट वाज डिस्कवर्ड बाय हॉफमिस्टर। टर्म वाज गिवन बाय वॉल्डेयर
टर्म वाज गिवन बाय वॉल्डेयर। क्रोमोसोम को कुछ इस तरीके से देखेंगे। थ्रू आउट द स्ट्रक्चर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है क्रोमोसोम के सरफेस पे, जिसे पेलिकल कहते हैं, जो किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। सेंट्रल रीजन को कहते हैं सेंट्रोसोम, और उस सेंट्रोसोम के ऊपर जब आप ऑब्जर्व करोगे तो एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। दिस सेंट्रल रीजन इज सेंट्रोसोम एंड दिस इज द डिस्क लाइक रीजन प्रेजेंट विच इज नोन एज काइनेटोकोर। बोथ साइड पर प्रेजेंट होता है। इट इज द डिस्क लाइक central part of सेंट्रोसोम। अंदर में प्रेजेंट होता है क्रोमोप्लाज्म, और डीएनए, आरएनए, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन मिल के क्या बनाते हैं? यहाँ पर मिल के कुछ इस तरीके से, ये इस अरेंजमेंट में आपको थ्रेड लाइक अरेंजमेंट देखने को मिलेगा यहाँ पर, समथिंग लाइक दिस। So this all arrangement is known as chromonemata. इसे क्या कहते हैं? क्रोमोनेमाटा। सेंट्रोसोम एक्चुअल में प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी कहलाता है। इस हिस्से को प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। दोनों किनारे जो होते हैं क्रोमोसोम के, उसे हम लोग टीलोमर या फिर टीलोमेरिक एंड कहते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज टीलोमियर। कुछ क्रोमोसोम होंगे जिनमें सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी मिलता है। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, इसका दूसरा नाम होता है न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन, यानी कि NOR, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन। और इसके ऊपर का जो आपको एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है उसे कहते हैं सैटेलाइट ऑफ क्रोमोसोम। नाउ दिस सैटेलाइट इज प्रेजेंट इन ओनली सम क्रोमोसोम। जिस क्रोमोसोम में ये मिलेगा उसे कहते हैं सैट क्रोमोसोम। बहुत ही कम क्रोमोसोम है, उसे कहते हैं सैट क्रोमोसोम। ये होते हैं 13th नंबर, 14 नंबर, 15th नंबर, 21st एंड 22। ये क्रोमोसोम्स को सैट क्रोमोसोम बोलते हैं, क्योंकि इन क्रोमोसोम्स में सैटेलाइट या फिर NOR रीजन जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, कुछ ही क्रोमोसोम्स में पाया जाता है। So this is about the chromosome structure. सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर का डिस्क रीजन काइनेटोकोर, अंदर क्रोमोनिमाटा प्रेजेंट है ना? क्रोमोनिमाटा प्रेजेंट है। उस क्रोमोनिमाटा पर बीड लाइक अरेंजमेंट होता है, उसे कहते हैं क्रोमोमियर। व्हाट इज क्रोमोमियर? इट इज बीडेड अरेंजमेंट ऑन क्रोमोनिमाटा। ठीक है, थोड़ा डिटेल इसके बारे में हम लोग 12th में भी पढ़ेंगे। अंदर मैट्रिक्स है, जैसे मैंने क्रोमोप्लाज्म बताया था। ठीक है, अब न्यूक्लियोलस इसके पास ऑर्गेनाइज होता है, इसीलिए इसे न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन या सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। ऊपर का एक्सटेंशन सैटेलाइट कहलाता है। अंदर में प्रेजेंट है क्रोमोनिमाटा। दो अलग ड्रॉ हैं, एक ज्यादा डिटेल ड्रॉ है। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन जिसे सेंट्रोमियर कहते हैं। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कई बार दो मिलते हैं, मैक्सिमम टाइम पर एक सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है जो आपको कुछ सेल में मिलेगा, और कुछ जगह पे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन सेकेंड वाला भी मिलता है। जो भी एंड होगा उसे टीलोमियर कहते हैं क्रोमोसोम का। ठीक है, नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर की लोकेशन के आधार पर क्रोमोसोम को हम क्लासिफाई कर सकते हैं 4 प्रकार से। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, telocentric. So this is the classification of chromosome on the basis of centromere. Metacentric में centromere कहाँ पर होता है? Centromere at center.
ठीक है। और शॉर्ट आर्म जिसे पी आर्म भी कहते हैं, लॉन्ग आर्म जिसे क्यू आर्म भी कहते हैं, नाम दिया गया है पी आर्म एंड क्यू आर्म। सेंट्रोमियर सेंटर पे होता है, इसके दोनों आर्म्स इक्वल होते हैं, इक्वल आर्म्स। दूसरा है सब मेटासेंट्रिक, दिस इज अ शॉर्टर आर्म, स्लाइटली शॉर्टर। एक्रोसेंट्रिक में शॉर्टर इज वेरी शॉर्टर, very short arm, almost, centromere is almost near to ends, यानी कि near to ends और near to telomere और टेलोमेरिक। टेलोसेंट्रिक का मतलब होता है सेंट्रोमियर इज एट द एंड। ओके, अगर मिडिल में सेंट्रोमियर है, जो मैंने यहाँ पर अभी आपको बताया, सो दैट इज मेटासेंट्रिक। थोड़ा किनारे की तरफ है तो सब मेटासेंट्रिक, एकदम ही किनारे के पास में एक्रोसेंट्रिक, और पूरा ही किनारे में है तो दैट इज टीलोसेंट्रिक। क्रोमोनिमाटा हमने थोड़ी देर पहले बताया आपको। क्रोमोनिमाटा क्या है? डीएनए के जो धागे होते हैं वो क्रोमोसोम के अंदर अरेंज होते हैं, सो उसे क्या कहा जाता है? क्रोमोनिमाटा। क्रोमोनिमाटा, these are threads of DNA arranged in chromosome। और ये दो प्रकार से अरेंज हो सकते हैं, तो उस अरेंजमेंट को क्लासिफाई करते हैं पैरानिमिक एंड प्लेक्टोनिमिक कॉइलिंग जिसे कहते हैं। क्रोमोनिमाटा मतलब इसे मैं क्रोमोसोम के अंदर अगर आपको बना करके दिखाऊं, एक मिनट, तो कॉइलिंग किस प्रकार से मिलती है? पैरानिमिक का मतलब होता है पैरेलली अरेंज्ड कॉइलिंग, something like this. So what is this? Paranemic, parallelly arranged coiling. प्लेक्टोनिमिक का मतलब क्रॉस अरेंज्ड coiling. This is प्लेक्टोनेमिक। क्रोमोनिमाटा का अरेंजमेंट ऐसा होता है कि ये क्रॉस कर रहा है, ठीक है। पैरानिमिक कॉइलिंग आपको कहां पर मिलती है? ये उन सेल्स में मिलती है जिनमें मियोसिस होने वाला हो। सो इट इज फाउंड इन सेल्स अंडरगोइंग मियोसिस, और वहीं जिनमें माइटोसिस होने वाला होगा, सेल्स अंडरगो माइटोसिस, उसमें मिलती है प्लेक्टोनिमिक कॉइलिंग। सो क्रोमोनिमाटा के आधार पर कुछ इस तरीके से आप क्लासिफाई कर सकते हो पैरानिमिक कॉइलिंग और प्लेक्टोनिमिक कॉइलिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्रोमोसोम एंड क्रोमैटिन। गेटिंग बैक हियर, न्यूक्लियोलस, इस ड्रॉ में न्यूक्लियोलस नहीं बनाया हुआ है, हमने आपको बताया न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन, ठीक है। न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन, आप न्यूक्लियस को अगर ड्रॉ करेंगे एंड सपोज करिए कि ये क्रोमैटिन है, तो यहाँ पर कहीं पर प्रेजेंट होगा न्यूक्लियोलस जो मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल है। न्यूक्लियोलस इज अ मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल। मतलब कि कोई मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है ये, इसका एक ही काम होता है, सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस करना, या फिर जिसको कह सकते हो आप आरआरएनए का सिंथेसिस करना। दिस इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस। इसका डिस्कवरी किसने किया था? इट वाज डिस्कवर्ड बाय फोंटाना
and it was termed nucleolus by Baumann. Normally there is one nucleolus per nucleus or per cell, ठीक है, नॉर्मली वन न्यूक्लियोलस होता है, बट समटाइम्स एक्सेप्शन या फिर कुछ आपको एक्स्ट्रा न्यूक्लियोलस भी मिल सकते हैं, जैसे कि 4 इन अनियन सेल, 20 in oocytes of amphibian, 5 in human cell, कहाँ पर, क्रोमोसोम नंबर 13 पर, 14 पर, 15 पर, 21 एंड 22 पर। अभी रिलेट कर पा रहे हो उसको, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन है 5, तो वहां पर 5 न्यूक्लियोलस मिलते हैं आपको, 5 इन ह्यूमन सेल, एंड इट इज एब्सेंट इन स्पर्म सेल। ये स्पर्म सेल में एब्सेंट होता है। इसका काम होता है आरआरएनए का सिंथेसिस करना, ठीक है। मैंने आपको बताया कि ये मेम्ब्रेन लेस होता है, लेकिन इसको ना स्ट्रक्चर को हम लोग ऐसे डिटेल में जब देखेंगे, this is the structure of nucleolus. किनारे में ये जो अरेंजमेंट है इसे कहते हैं न्यूक्लियोलार क्रोमाटिन फाइबर, और अंदर की तरफ प्रेजेंट होंगे जिसे कहते हैं पार्स अमोर्फा। नाम दिया गया है बीच वाले मटेरियल को पार्स अमोर्फा, अमोर्फस मटेरियल होता है। These are granules of ribosomal RNA present. इसका जो अरेंजमेंट है, इट इज वेरी मच इरेगुलर, इट इज स्लाइटली इरेगुलर, और ये कुछ जगह पर क्रोमैटिन से अटैच होता है। जिन जगहों पर ये क्रोमैटिन से अटैच होता है उन जगहों को न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन कहा जाता है। अब कोई सेल होगा जिसमें आरआरएनए का सिंथेसिस बहुत ज्यादा होने वाला है, ठीक है, तो उसके पास न्यूक्लियोलस ज्यादा मिलेगा। जिस सेल में नहीं होने वाला है आरआरएनए का सिंथेसिस ज्यादा, उसमें न्यूक्लियोलस आपको ज्यादा नहीं मिलेगा। दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। एक मिनट, अब मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसको कैरियोलिम्फ भी कहते हैं, न्यूक्लियोलस या फिर कैरियोलिम्फ, ये टर्म जो है इट वाज गिवन बाय स्ट्रासबर्गर इन 1882। इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। उसके अलावा एंजाइम एक्टिवेटर, मैग्नीशियम आयन, मैंगनीज आयन एक्सेट्रा, ये एंजाइम एक्टिवेटर्स प्रेजेंट होते हैं। इसका नेचर अगर बोला जाए तो ये ट्रांसपेरेंट है, सेमी फ्लूइड है, जैसे साइटोप्लाज्म होता है कुछ उस तरीके से होता है इसका कंसिस्टेंसी, यानी कि कोलॉइडल, एंड इट इज द मैट्रिक्स ऑफ न्यूक्लियस। अब उसके बाद बात करेंगे न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के बारे में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स देखने पे आपको समझ में आएगा, जब आप ऊपर से देख रहे हो और साइड से देख रहे हो तो इट लुक्स लाइक समथिंग सर्कुलर या सिलेंड्रिकल जिसको बोला जाए, बट व्हेन यू सी इट फ्रॉम द टॉप आपको दिखाएगा कि ये ऑक्टागोनल होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। द सेंट्रल रीजन इज ल्यूमेन, बीच की खाली जगह ल्यूमेन होती है, और बाहर का हिस्सा रिंग जैसा है ना, रिंग होती है ना, मोटी सी बनी होती है, अंदर खाली हिस्सा होता है। सो ल्यूमेन इज द एम्प्टी स्पेस एंड दिस रिंग इज नोन एज एन्यूलस। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, अगर आउटर एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस इज द आउटर पार्ट। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स में हम लोग एक चीज लिखते हैं, न्यूक्लियर पोर इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन
ऑफ टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के फ्यूजन से बनती है ये। अंदर की तरफ आप जब देखोगे, दिस इज द इनर लेयर, यहां पर आपको मिलेगा फाइब्रिलर लैमिना which is electron rich and it is present to provide support to inner membrane, inner nuclear membrane. Nuclear pore complex is present for communication and transport of substances between nucleus and cytoplasm. किसी भी प्रकार के कम्युनिकेशन के लिए प्रेजेंट होता है ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। तो ये बना होता है एन्यूलस, जिसको ब्लेब भी कहते हैं, और ल्यूमेन, जिसको पोर भी कहते हैं, इन दोनों का। ठीक है, जब आप इनका स्ट्रक्चर देखेंगे, सो दिस इज अबाउट 800 एंगस्ट्रॉम इन डायमीटर, एंड संख्या में कितने मिलते हैं ये? दे आर प्रेजेंट इन अबाउट 1000 to 10,000 in number. When you see it from the top, it appears cylindrical from side, but appear octagonal, यानी कि 8 किनारे, something like this, octagonal discoid structure। किसका बना होता है? न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन का बना होता है। सो इट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन। दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। सेल में जितने भी क्रोमोसोम होते हैं उन्हें देखना, ठीक है, उन्हें देखना इस तरीके से पिक्चर में बनाना इडियोग्राम कहलाता है। व्हाट इज इडियोग्राम? रिप्रेजेंट करना कैरियोटाइप को। व्हाट इज कैरियोटाइप? कैरियोटाइप क्या है? कैरियोटाइप का मतलब क्रोमोसोम्स को हम लोग क्या अरेंज कर रहे हैं एक सीक्वेंस में, और इसमें हम लोग क्या देखते हैं? देखो, नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपने लाइन में अरेंज कर दिया तो आपको दिखेगा नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ये फोटो मत बनाना कैरियोटाइप का, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम समझ में आता है, डायामीटर एंड लेंथ ऑफ क्रोमोसोम समझ आता है। तो सारे क्रोमोसोम्स में डिफरेंसेस क्या है वो समझ में आता है ना? सो ये सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम। कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच क्रोमोसोम, कौन से क्रोमोसोम का लेंथ कितना ज्यादा है, एंड दिस कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच क्रोमोसोम इन टोटल लेंथ ऑफ क्रोमोसोम। तो क्या कंट्रीब्यूशन होता है? देन देयर इज वन मोर टर्म, जीनोम। क्या होता है जीनोम? वर्ड का क्या मतलब होता है? जीनोम का मतलब होता है हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो अगर मैं 46 की जगह 23 गिन रही हूँ, वो जीनोम कहलाएगा हमारे ह्यूमन सेल का। ठीक है, दिस मच इज क्लियर। एक और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मैं आपको बता दे रही हूँ। नॉर्मली देयर इज वन न्यूक्लियस पर सेल, तो उसे हम कहते हैं यूनी न्यूक्लिएट। पर कुछ सेल बाई न्यूक्लिएट भी होते हैं, यानी कि उनके पास एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है, 2 न्यूक्लियस होता है। तो बाई न्यूक्लिएट है पैरामीशियम। वहीं कुछ होते हैं मल्टी न्यूक्लिएट। मल्टी न्यूक्लिएट अवस्था को सिंसाइट अवस्था भी कहते हैं, सिंसीशियम भी कहते हैं, सीनोसिटिक भी कहते हैं। दिस इज सीनोसिटिक। तो इसे हम कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएट अवस्था, एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है। तो ये मिलेगा आपको एंडोस्पर्म में,
उसके अलावा वॉचरेरिया, फाइकोमाइसिटीज कुछ सेल में मिलेगा आपको, मल्टीन्यूक्लिएट अवस्था। देन देयर इज कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब का न्यूक्लियस भी इन्हीं के पास प्रेजेंट होता है। स्ट्राइप्ड मसल्स या स्ट्राइएटेड मसल, देयर इज ओपेलिना, अ प्रोटोजोआ जो मल्टीन्यूक्लिएट होती है, ठीक है। तो सिंसाइड, सिनोसिटिक, ये मल्टीन्यूक्लिएट अवस्थाएं होती हैं। कई जगह पे आपको अलग अलग टर्म मिलेगा, मैं आपको इंडिविजुअल चैप्टर्स में बताऊंगी जहां पर इनको मेंशन किया होगा। सो दिस इज अबाउट द नंबर ऑफ न्यूक्लियस। शेप ऑफ न्यूक्लियस की बात करते हैं। शेप ऑफ न्यूक्लियस बेसिकली अभी हम लोगों ने सेल के नंबर के बारे में बात किया। सेल शेप, सेल में न्यूक्लियस के शेप के बारे में बात कर रहे हैं। एक मिनट। न्यूक्लियस शेप, सो न्यूक्लियस जो है वो अलग अलग शेप में मिलता है, जैसे कि मोस्टली आपको मिलेगा ओवल। कुछ सेल होंगे जिनमें बाइलोब्ड न्यूक्लियस होता है, जैसे कि एसिडोफिल्स, ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। कुछ होते हैं जिनमें ट्राइलोब्ड न्यूक्लियस होता है, जैसे कि बेसोफिल। कुछ होते हैं जिनमें मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस होता है, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स। डिस्क लाइक न्यूक्लियस होता है, डिस्क लाइक फ्लैट सा हो जाता है, ये मिलता है एडिपोसाइट में। किसमें मिलता है ये? एडिपोसाइट, जो फैट वाले होते हैं उनमें मिलता है डिस्क लाइक एडिपोसाइट, एकदम किनारे की तरफ हो जाता है। सो दीज आर न्यूक्लियस ऑफ डिफरेंट शेप। न्यूक्लियस एब्सेंट होता है मैच्योर सीव ट्यूब में of higher plants, and it is absent in mature mammalian RBC। इन दोनों में क्या होता है? न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। हालांकि सारे मैमल्स की आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट नहीं होता है, देयर इज एक्सेप्शन आल्सो। कैमल एंड लामा, ये दोनों भी मैमल्स हैं। These are mammals which have nucleated RBC, which have nucleated RBC। So ये एक्सेप्शन मिलते हैं। मैच्योर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनमें पहले न्यूक्लियस रहता है, बाद में समय के साथ चला जाता है। न्यूक्लियस के बारे में आपने इतनी सारी पढ़ाई कर ली, मतलब आपने क्या किया? स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, दैट इज नोन एज कैरियोलॉजी, दैट इज नोन एज कैरियोलॉजी। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में हमने किन चीजों के बारे में पढ़ा है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन होती है। देन दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होती है, उसे कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस, विच इज अबाउट 10 to 50 नैनोमीटर। न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होते हैं कम्युनिकेशन के लिए। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स जो ऑक्टागोनल होते हैं, रिंग और रिंग जिसे एन्युलस कहते हैं, और बीच में ल्यूमेन के बने होते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म जिसे कैरियोलिम्फ भी कहते हैं या फिर मैट्रिक्स भी कहते हैं। उसके अलावा हमने क्रोमाटिन एंड क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ा। क्रोमाटिन which changes into chromosomes. So this is all about the nucleus.